मौसम विभाग का भले ही और रेड अलर्ट, लेकिन बाजार है पूरी तरह से ग्रीन अलर्ट और हरियाली के मूड में। और सुस्ती के बाद चुस्ती की तरफ लौटता हुआ एग्जैक्ट निफ्टी एक और रिकॉर्ड बनने की तैयारी आज खुलते ही। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या 36,000 के लेवल को पार करेंगे बैंक निफ्टी पर, और क्या 16,000 की तरफ बढ़ेंगे और उसे छुएंगे, पार करेंगे निफ्टी पर। तो बड़े दो लेवल है आपके सामने, इसी पर रहेगा खास फोकस। करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। स्वागत है आप सबका, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। ब्लू स्काई जोन में आते हुए दिख रहे हैं बाजार। अनिल जी, आपकी टी शर्ट भी यही रिफ्लेक्ट कर रही है सर। तो यही जानना चाहेंगे आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं, और ये क्या ब्लू स्काई सिनेरियो जारी रहेगा जैसे मॉनसून विभाग भी कह रहा है? कहने के लिए तो दीप ब्लू स्काई जोन सुनने में, और अगर आप कल्पना करें तो बड़ा अच्छा लगता है। खुला नीला आकाश, एकदम साफ सुथरा। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से सूर्यदेव के दर्शन मुंबई में हुए नहीं। आज तो बिल्कुल भी आसार है नहीं। और वीकेंड पूरी तरह से आपके लिए पकौड़े और आलू के पराठे के लिए होगा। जिस तरह का मूड माहौल है पूरा बारिश का, मुंबई आसपास और पूरे महाराष्ट्र में जबरदस्त बारिश होती हुई दिख रही है। और बारिश होती हुई दिख रही है तेजी की, पूरे दुनिया भर के बाजारों में भी और हमारे यहाँ भी। और विशेषकर से पिछला हफ्ता भारतीय बाजारों के लिए रहा शानदार, और कल का भी एक्शन भरपूर है। तो मॉनसून के साथ आइए देख लेते हैं आज के ट्रिगर्स जो आपके लिए सबसे अहमियत वाले हैं। अमेरिका में सुस्ती रही उम्मीद के मुताबिक, लेकिन उम्मीद ये थी कि डाउ कमजोर रहेगा, उसके विपरीत डाउ चढ़ा है। उम्मीद ये थी 3:30 बजे कल के नेस्डेक मजबूत रहेगा, उसके विपरीत नेस्डेक गिरा है। हमारे लिए ज्यादा काम का डाउ है और वो मजबूत होता हुआ दिखा है। तो अच्छा संकेत कह सकते हैं, न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर। लेकिन एक अच्छा संकेत जो आता दिखा है वो है कच्चे तेल की तरफ से। $75 के बाद अब $74 के भी नीचे आया। ये एक अच्छा संकेत, और समझा जा रहा है कि यूएई और सऊदी अरब के बीच में शायद ऑयल प्रोडक्शन को लेकर डील हो चुकी है, ऑफिशियली सामने आना बाकी है। विप्रो दमदार नतीजे रहे उम्मीद के मुताबिक, और रेवेन्यू गाइडेंस सब कंपनियों का जिस तरह से आ रहा है वैसा ही मजबूत आता हुआ दिखा है। लेकिन स्टॉक का रनअप काफी हो चुका है। तो देखते हैं आज नतीजे के बाद मुनाफा वसूली आती है या कुछ और फ्रेश खरीदारी। तत्व चिंतन का आईपीओ आज खुलने जा रहा है। एक और आईपीओ आज बंद होने की तैयारी है जोमेटो की। तो दो बड़े एक्शन प्राइमरी मार्केट में आज भी आपके लिए। जी दी बिल्कुल सर। तो आईपीओ मार्केट में तो एक्शन जारी है। आईटी बाजार को बढ़िया सहारा देते हुए दिख रहा है, और आज भी आईटी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। मिड कैप्स में भी जबरदस्त रैली है। पर एक बार सर ग्लोबल क्यूज पर फिर से टच कर लेते हैं। इस पूरे हफ्ते हमने देखा है कि ग्लोबल फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं, और कल जैनेट येलेन, पूर्व फेड चेयरमैन एंड मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिका की वित्त मंत्री, इन्होंने कल कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स कहे हैं सर। ये तो कह रही है कि इन्फ्लेशन आने वाले समय तक और बढ़ते हुए नहीं दिखता है, हालांकि आशा कर रही है कि कभी ना कभी तो नियंत्रण में आएगा। कैसे देखें जैनेट येलेन के कमेंट्स को सर? जैनेट येलेन का कमेंट दीप एक ही सेंटेंस में मैं आपके लिए बोल सकता हूं, जो आमतौर पर मैंने बचपन में बहुत पढ़ा है अखबारों में। और कहीं भी कोई अप्रिय घटना हो जाती थी किसी शहर में, कहीं किसी राज्य में, तो एक ही सेंटेंस छप के आता था कि प्रशासन के मुताबिक स्थिति तनावपूर्ण मगर नियंत्रण में है। एग्जैक्टली जैनेट येलेन ने वही कहा जो आमतौर पर प्रशासनिक सेवाओं में अधिकारी या फिर राजनेता कहते हैं कि स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा साथ में कि तनावपूर्ण उतनी नहीं है जितनी आप सोचें और डरें। तो बेसिकली उनका कहना है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा, बढ़ने दीजिए, हमें चिंता नहीं, वापस नीचे आ जाएगा हमारे कंट्रोल में। यानी कि थोड़ी टेंशन है लेकिन ज्यादा टेंशन नहीं है, और ये जो ज्यादा टेंशन थोड़ी है वो थोड़ी बढ़ेगी और थोड़ी बढ़ने के बाद कम होगी। इसका पूरा मतलब मैं निकाल रहा हूं। इसी पॉलिटिशियन देखो, जब तक वो फेड चेयरपर्सन थी तब तक अलग बात थी, तब अलग स्टेटमेंट होते हैं, उनका मतलब अलग निकाला जाता है ना। आप एक तरह से किसी ओहदे पर हैं तो उसकी एक अलग जिम्मेदारी। अब वो दूसरे ओहदे पर हैं, वहां की फाइनेंस मिनिस्टर समझ लीजिए, करेक्ट। तो अब उनके बयानों में नेचुरली थोड़ी राजनीति होगी और थोड़ा कंफर्ट देने की कोशिश। तो पॉइंट ये है कि उनके बयानों के बाद हुआ क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के बाजारों में कोई खास फर्क आया नहीं। दूसरा, बॉन्ड डील्स में थोड़ा फर्क आया, वो भी पॉजिटिव साइड पर आया। इसका मतलब यह कि बाजार ने ये माना है कि हाँ भाई, जो जैनेट येलेन कह रही वो ठीक है, जल्दी से ब्याज दरें बढ़ने वाली नहीं। और अमेरिका के बाजारों को तो वही चाहिए कि ब्याज दरें मत बढ़ाइए, इन्फ्लेशन के आंकड़े बढ़कर भी आए तब भी मत बढ़ाइए, नौकरियां बढ़कर आए तब भी मत बढ़ाइए, और नौकरियां बढ़कर आए तब भी आप स्टिमुलस पैकेज को धीरे धीरे वापस मत लीजिए। तो ये दो ही चीजें अमेरिका वाले चाहते हैं, और कल जैनेट येलेन के बयानों में वो चीजें दिखी भी है। तो उस लिहाज से आपने मिला जुला सा कारोबार दिखा। थोड़ा बहुत करेक्शन आपको डाउ फ्यूचर्स में नजर आ रहा है, 60-70 पॉइंट नीचे है, लेकिन ठीक है, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 50-60, कल हम जब बंद हुए तो 40-50 पॉइंट नीचे थे डाउ फ्यूचर्स, उसके मुकाबले में 50 पॉइंट बढ़ गए।
अब 51 पॉइंट नीचे, तो लगभग न्यूट्रल्स हैं, और इसलिए दीप आज ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल रखे। और सबसे बड़ी बात यह है दीप हमारे लिए कि कच्चा तेल धीमे धीमे नीचे आता दिख रहा है। एक अच्छी बात है कि शायद अब ये मानकर चलें कि आसानी से $77-78 के ऊपर नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर वहां से ऊपर निकलकर $80 के पार निकलता तो फिर थोड़ा सा ना वो मामला मुश्किल वाला हो जाता। तो कच्चे तेल की तरफ से हल्की राहत के संकेत आ रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत बढ़िया हो गया, सब कुछ ठीक है, अब कच्चा तेल टॉप बना चुका, नीचे आ गया, 70 के भी नीचे आ जाएगा, वैसा हमें नहीं पता, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम बढ़ना बंद हुआ है हमारे लिए। इस लिहाज से अगर आप देखें तो ग्लोबल संकेतों में हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में सब कुछ ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, आप अपने दम पर, अमेरिका के मार्केट हमें ये कहने का आप अपने दम पर ट्रेड कीजिए, आप में ताकत है तो ऊपर जाइए, आपसे ये बड़े लेवल पार नहीं हो रहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। और हमारे लिए दूसरा संकेत कच्चे तेल से जो पॉजिटिव साइड है, तो ग्लोबल संकेत पॉजिटिव से न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर। जी दी, चलिए, तो ग्लोबल संकेतों से कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है और तेल के दाम भी स्टेबल हैं, रुपया भी 2-3 दिनों से थोड़ी स्टेबिलिटी दिखा रहा है, तो अच्छे ही संकेत यहां पर मानने चाहिए। पर बाजार के एक्शन की बात करते हैं सर। फाइनली नया रिकॉर्ड लगते हुए दिखा निफ्टी पर, 1 महीने की ऊंचाई पर है। अब क्या ये कंजेशन जोन जो थी 15,900-950 के करीब जो रेजिस्टेंस आ रही है, क्या ये पार करने के लिए निफ्टी तैयार है? 16,000 के ऊपर जाने की तैयारी आपको आती हुई दिखती है सर? हाँ दिखती है, बिल्कुल दिखती है। और दीप एक चीज समझिए, और आपको याद होगा कि बीच में 2 बार पिछले हफ्ते मार्केट 15,700 के नीचे भी गया, 15,633 एक लो बनाया, 15,644 एक लो बनाया, लेकिन एक भी बार आपको याद होगा कि हमने बिकवाली की राय नहीं दी, घबराने नहीं दिया, डरने नहीं दिया कि ये तेजी का मार्केट है, रनिंग करेक्शन होगा। 15,675 के नीचे क्लोजिंग हो तो पहली बार आपको सोचना है कि कमजोर हुए हैं। 15,680 के नीचे एक भी बार क्लोजिंग नहीं हुई। तो अच्छी बात यह है कि जो जी बिजनेस के दर्शक है वो मजबूती के साथ टिके हुए हैं, और मजबूती के साथ टिके रहने में समझदारी है। हर एक लेवल की अपनी अहमियत होती है, लेकिन हर एक लेवल पार भी होता है, उसके ऊपर मार्केट भी निकलते हैं। तो अभी तक ऐसा कहीं कोई दूर दूर तक संकेत मेरे पास तो नहीं है कम से कम, जिसकी वजह से हम ये सोचें कि बाजार ने टॉप बना दिया है या 16,000 पार नहीं करेंगे या अब आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सिंपल एक ही तरीका है, आप हर गिरावट में खरीदारी करते रहें जब तक कि आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बाजार तोड़ता नहीं है। तो अब इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए ये है दीप, तेजी के मार्केट को, लाइफ टाइम हाई के मार्केट को ट्रेड करने का, जब तक 15,675 के नीचे निफ्टी बंद नहीं होता। 15,675 तब तक आपको सोचना भी नहीं कि आप कमजोर हैं, और आप बंद हुए 15,925, ठीक है, यानी कि 250 पॉइंट की, 250 पॉइंट ही है ना। अब 250 पॉइंट का मतलब हुआ 1.5%। अब अगर 1.5% इंडेक्स में कट लेने की ताकत नहीं है, और आपने देखा पिछले हफ्ते 2 बार मार्केट थोड़ा ढीला हुआ, तो मतलब वो एक दो दिन स्टॉक थोड़ा सा गिर जाए, मार्केट गिर जाए तो हजारों ट्वीट आने लगते हैं कि ये हो गया वो हो गया। अरे भाई, सब हर रोज बाजार ऊपर जा ही नहीं सकता, ये बात समझने वाली चीज है। और 16,000 भी पार होगा, मेरा ये मानना है। अब अगले टारगेट जो निफ्टी के लिए निकल कर आ रहे हैं, एक बार हमने 16,000 को पार किया तो 16,200 से 16,400 की रेंज तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है, बशर्ते कि हम 16,000 के ऊपर बंद हो जाएं। जाहिर सी बात है, कोई हड़बड़ी में, कोई जल्दबाजी में, अगर यही आज डाउ 200 पॉइंट ऊपर होता है या डाउ फ्यूचर 150-200 पॉइंट ऊपर हो जाए तो हम 16,000 को आज ही पार कर लेते। अब ये 15,950 और 16,000 में कोई फर्क नहीं है। डेटा के लिहाज से फर्क है कि हाँ हम 50 पॉइंट दूर है, आंकड़ों के लिहाज से फर्क है, इतिहास के लिहाज से, बट इट इज एज गुड एज 16,000, करेक्ट। सो 16,000 की अहमियत खाली रिकॉर्ड के हिसाब से, बट 15 जो फंड मैनेजर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा लगाते हैं, उनके लिए 15,950 और 16,000 सेम ही है। सो इट इज एज गुड एज 16,000। बस टच करने वाली बात है, एक सेलिब्रेशन वाली बात है कि भाई वो जब आ जाएगा तो होगा सेलिब्रेशन। सो मेरा ये मानना है दीप कि 16,000 भी पार होगा, इसके पार भी निकलेंगे। छोटा लेवल एक 36,000 का बैंक निफ्टी का भी है, उसको भी हम पार करेंगे। 37,700 बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है उसके आसपास, और 37,300 की लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग बैंक निफ्टी को मिली है। बैंक निफ्टी ने भी कल एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, निफ्टी ने भी कल एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। अब पॉइंट इतना ही कि 2 बड़े अहम लेवल आपके सामने हैं। वीकेंड सेशन है, ग्लोबल मार्केट्स में सुस्ती है, तो कोई बात नहीं, आज हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगले हफ्ते देखेंगे कौन सा पार्ट टूट जाने वाला है। ऐसे में अगर सुस्ती मिले, कमजोरी मिले, तो आपको फिर से खरीदारी करनी है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। जो लेवल्स आप देखना चाहते हैं वो आपको सब दिखेंगे। मतलब मैं एक दीप है ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कहना चाहता हूं आपको, और इसको ध्यान से सुनिएगा। जो शायद मेरी जनरेशन, मेरे बाद वाली जनरेशन और मेरे पहले वाली जनरेशन में एक जो बड़ा फर्क है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे
तब हमें ये सिखाया जाता था कि इफ़ यू सी इट यू बिलीव इट, मतलब जो आपने आंख में देखा है ना उसी पे भरोसा करो, ये हमें समझाया जाता था कि इफ़ यू सी इट यू बिलीव इट। और अब जो ज़माना आ गया है वो ये है, इफ़ यू बिलीव इट यू विल सी इट, यानी कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई। कल आज अगर आप ये सोच लें कि मुझे किसी दिन जिंदगी में फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं हाथ से ऐसे करके अगर बोलूँगा कॉल दीपांशु तो शायद फ़ोन लग जाएगा वो। और अगर आप ये सोच सकते तो हो सकता है टेक्नोलॉजी वो भी कर दे। सो ज़माना बदल गया है, इफ़ यू बिलीव इट यू विल सी इट। अगर आप बिलीव करते हैं 16,000 पार होगा, 36,000 पार होगा, 37,000 पार होगा, 16,500 होगा, यू विल सी इट, डोंट वरी। बिल्कुल सर, और हमने तो बुल मार्केट फार्मूला में कई सारे ये लेवल्स भी बात करें, एक बार उस पर भी चर्चा करेंगे जब बाजार उन रेंजेस की तरफ जाते हैं। बट आइए सर फिर आज के संकेत के बारे में समझते हैं। नई वीकली एक्सपायरी भी आज से शुरू हो रही है, वीकेंड सेशन है, किस तरह से समझना चाहिए आज के सेटअप को सर? संकेत ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर रखें, क्योंकि थोड़े से डाउ फ्यूचर्स नीचे डाउ ऊपर आए, मतलब खराब नहीं है, अच्छे ही संकेत हैं, न्यूट्रल से पॉजिटिव मानकर चलें। एफआईज के संकेत भी न्यूट्रल से पॉजिटिव है, खराब नहीं है। घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव से न्यूट्रल साइड पर, ये भी अच्छे हैं। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है। तो पहली चीज तो ये कि दीप एक भी संकेत नेगेटिव नहीं है, 3 संकेत न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर है और एक संकेत आपके लिए न्यूट्रल है। 15,850, 15,880 ये दिन के लिए पहला सपोर्ट रेंज है आपके लिए निफ्टी पर, 15,850, 15,880। आसानी से इसे ही नहीं तोड़ेंगे, इस रेंज में आने पर आपको तुरंत ही खरीदारी आती दिखेगी। इसके नीचे अगर गलती से आएंगे नहीं, लेकिन रेंज आपके हाथ में होनी चाहिए। 15,750, 15,825 ये स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड बाय जोन है। और दीप आपको याद भी होगा, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है इस हफ्ते की 2 दिन तक हमने एक ही रेंज दी है, नीचे की रेंज दी नहीं। ये कंफर्ट और कॉन्फिडेंस लेवल दिखाता है बाजार में कि बाजार बहुत नीचे जाने को तैयार नहीं है। मैं सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहता, ना ओवर कॉन्फिडेंट आपको करना चाहता हूं, बस इतना ही है। बट कॉन्फिडेंस रखना ठीक है, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो पोजीशन 25, 50, 75 पॉइंट के झटके में छूट जाएगी, वो आपको नहीं करना है। बस इतना ध्यान रखना है, पकड़ के रखना है। बस जो बड़े लेवल के आसपास आए तो वहां पर थोड़ी सी पोजीशन हल्की कर लीजिए, नीचे के लिए जगह रखिए, आ जाए वेल एंड गुड, नहीं आए तो जो आपके पास है वो है, उसी में पैसा बन जाएगा। तो सिंपल है, ये आपके लिए दोनों रेंज नीचे की तरफ निफ्टी पर। ऊपर 15,975, 16,025 ये हल्का फुल्का रुकावट का लेवल है। भाई देखिए सिंपल सी चीज है, आगे तो ऊपर कितना जाएगा खुला नीला आकाश है, करेक्ट, कौन कह सकता है और कहां रुकेगा, और हम है भी कौन ये बोलने वाले कि यहां रुकेगा या वहां रुकेगा। जहां रुकेगा, देखिए बॉटम का अंदाजा लगा सकते हैं कहां बन सकता है, टॉप का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, टॉप तो बनने के बाद ही पता चलता है, करेक्ट, क्योंकि स्काई इज द लिमिट। जिस समय सेंसेक्स 1000 से शुरू हुआ होगा, निफ्टी आपका शुरू हुआ 100 से, तो किसी ने ये 1000 से, तो किसी ने ये थोड़ी सोचा कि ये भी हो जाएगा, करेक्ट। सेंसेक्स 100 से शुरू हुआ था, निफ्टी 1000 से शुरू हुआ था, तब किसी ने ये थोड़ी सोचा था कि किसी दिन निफ्टी 15-16 हजार भी होगा और किसी दिन सेंसेक्स 50-55 हजार भी होगा। तब तो कोई बोल भी दे तो ऐसा मतलब लोग हंसते थे, अरे ये मतलब क्या कुछ मतलब अलग ही धुन में है। तो वो वाली चीजें तो आपके लिए सारे लेवल्स वो आगे पीछे आएंगे, आज नहीं कल आएंगे, कल नहीं तो कुछ सालों बाद आएंगे, नहीं तो अगली जनरेशन देखेगी, लेकिन देखेंगी जरूर। तो इसलिए स्काई इज द लिमिट। ऊपर के लेवल 15,975, 16,025, उसके ऊपर 16,075, 16,125 दोनों ही लेवल अंदाज से दिए, कोई इसकी खास साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, डेटा भी उतने ज्यादा नहीं है दीप, क्योंकि वीकली सीरीज की शुरुआत आज हो रही है। तो बिल्कुल मैं बहुत बहुत साफ कह रहा हूं, जब डेटा ज्यादा होता है मुझे मजा आता है, और मैं हमेशा कहता हूं बहुत बढ़िया, जितने ज्यादा डेटा हो, भारी भरकम डेटा हो, उतना एनालिसिस ठीक है। आपने कल एक चीज नोटिस की, क्लोजिंग में 2:30 बजे हमने इतने भारी भरकम 1-1 करोड़ शेयरों के डेटा एक ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस पर खड़े थे, करेक्ट। ऐसे भारी भरकम डेटा में इतने मजबूत बाजार में यह अंदाजा लगाना कि आखिरी 1 घंटे में बाजार कहीं मूव नहीं करेगा, यही का यही रहेगा, ये अपने आप में बड़ा काम है, बजाय मूव का अंदाजा लगाना। मूव का अंदाजा लगाना, मैं फिर कहता हूं कि बाजार मूव करेगा इसका अंदाजा लगाना आसान काम है, बाजार मूव नहीं करेगा इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल काम है। तो जब डेटा ज्यादा हो ना, तो
तो आपका एनालिसिस, और कई बार लोगों को लगता है कि मेरा एनालिसिस, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मेरे एनालिसिस में डेटा फॉर्मेशन का सबसे बड़ा योगदान है बजाय मेरे दिमाग का। तो जितने ज्यादा डेटा होते हैं, जितनी ज्यादा पोजीशन होती है, उतना मेरे लिए आसान हो जाता है अंदाजा लगाना कि कहां क्या जा सकता है। क्योंकि आज हफ्ते का पहला दिन है और ऊपर की तरफ के डेटा ज्यादा है नहीं, इसलिए मैं अंदाज से आपको ये लेवल दे रहा हूं और साफ साफ बता भी रहा हूं। अब आइए बैंक निफ्टी 35,675, 35,775। मुझे याद नहीं आता थी पिछली बार कब मैंने इतने नजदीक वाला सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी में दिया है, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमेशा डर रहता है कि ये हमारी जो वो एडजेक्टिव्स हैं बैंक निफ्टी के साथ में, नटखट, चंचल, शरारती, ये है, तो इसलिए हमेशा थोड़े बड़े बड़े लेवल देने होते हैं। लेकिन आज बहुत ही नजदीक के लेवल सपोर्ट पर निकल कर आ रहे हैं। 35,900 पर हम बंद हुए, 35,675, 35,775, बल्कि 35,825 तक के जो लेवल है वो तुरंत डे सपोर्ट जोन है। और इस रेंज में अगर खुलेगा नहीं, अब तो 40 ऊपर हो गया है एसजेक्स, तो लपक लेने का मौका है। इसके ठीक नीचे 35,450, 35,575 बैंक निफ्टी पर ब्लाइंड बाय जोन है, आंखों पर पट्टी बांधकर खरीदने वाला, लेकिन स्टॉप लॉस बाद में लगाना है। ऊपर की तरफ 36,000, 36,100 ये हल्की रुकावट का रेंज है। प्रॉफिट बुकिंग जोन ऊपर की तरफ 36,325, 36,475। बेसिकली बैंक निफ्टी में मैं अगला जो टारगेट देख रहा हूं दीप, कहीं कहीं 36,400 से 36,700 तक की यात्रा करने की बैंक निफ्टी की तैयारी हो सकती है। जो डेटा आगे बनते हुए दिख रहे हैं, ये आपके लिए बड़े रेंज, बड़े जोन आज के लिए। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये है आपके लिए बड़े लेवल्स, बड़े जोन्स जहां पर आपको रखनी है नजर निफ्टी, बैंक निफ्टी पर। दिन की ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी सर? बैंक निफ्टी पे पहले देता हूं 15,875, 15,975, 100 पॉइंट की रेंज, इसी में काम चल जाए, ऊपर की तरफ निकल भी सकते हैं। 15,825, 16,025 ये दिन की मीडियम रेंज, और 15,775 से 16,075 ये दिन की बड़ी रेंज मानकर चलें। सो बेसिकली 150 पॉइंट दोनों तरफ की बड़ी रेंज, 1% से ज्यादा के मूव की उम्मीद आज है नहीं। तो ये है आपके लिए पूरी तरह से खरीदारी की राय निफ्टी पर, छोटी, बड़ी और मीडियम रेंज। ठीक है। अब बैंक निफ्टी 35,775, 36,050 दिन की मीडियम रेंज है। 35,675, 36,225 दिन की मीडियम रेंज है, माफ कीजिए वो स्मॉल रेंज है। 35,775, 36,050 दिन की छोटी रेंज है। 35,675, 36,225 दिन की मीडियम रेंज है। और बड़ी रेंज के तौर पर 35,575 और 36,325, इस रेंज को बड़ी रेंज के तौर पर यहां पर आप लेकर चलें। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 2% से बढ़ी है, 73 से 71%। पुट कॉल रेशियो 1.37 से 1.23 पर आया है, ये ध्यान में रखें। थोड़ा सा बढ़कर आया है क्योंकि कल के सेशन में एक्सपायरी की सारी शॉर्ट्स कवर हुई हैं, तो उसका असर दिखा है। आपकी लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी उस लिहाज से बढ़ गई है। विक्स 2% और घटकर आया है, ये बाजार में बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस दिखाता है आपको। जी दी। बिल्कुल सर, तो पीसीआर थोड़ा बढ़कर आया है बट कॉन्फिडेंस वहां पर है। एफआईएस की पोजीशन हल्की सी बड़ी है। विक्स यहां पर बल्कि कोई बड़ी बढ़त नहीं है, 2% की गिरावट ही है। अब आते हैं एग्जिस्टिंग पोजीशंस पर सर, क्या करना चाहिए आज? एग्जिस्टिंग पोजीशन में इंट्राडे स्टॉप लॉस रखिए आप 15,750 का। वैसे स्टॉप लॉस थोड़ा दूर आ रहा है, 15,750 भी अपने आप में दूर ही है, 200 पॉइंट नीचे 1% के आसपास का, लेकिन ठीक है वहां पर रखिए। क्लोजिंग बेसिस पर अगर आपको स्टॉप लॉस छोटा रखना है तो 15,800 का भी रख सकते हैं, और अगर डीप रखना है तो 15,725 का, डिपेंडिंग ऑन आपकी सिचुएशन के हिसाब से कि 15 आपको छोटा रखना है 15,800 रखिए, थोड़ा बड़ा रखना है 15,725 का रखिए। ये आपके लिए निफ्टी पर स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी पर एक ही स्टॉप लॉस है दीप, 35,550 का इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। अगर आपको और नीचे का स्टॉप लॉस चाहिए तो वो 34,400 का निकल कर आता है, लेकिन 500 पॉइंट दूर हो जाएगा, और इतना माफ कीजिएगा, इतना दूर स्टॉप लॉस लगाना समझदारी का काम नहीं है, इसलिए 35,550 का स्टॉप लॉस। अगर आप शॉर्ट हैं, होने तो नहीं चाहिए, ऐसा तो कोई कारण है नहीं, खाली एक ही कारण आपके पास है अब शॉर्ट रहने का। लाइफ टाइम हाई पर जब आप बंद हुए हैं, लाइफ टाइम हाई बनाए कि भाई 16,000 हैं तो वहां पे तो रुकेगा, मतलब ये सोच है, और सबकी सोच है, अपनी अपनी है, किसी की सोच गलत या सही हम नहीं कहेंगे। और हो सकता है 16,000 को पार करने में पसीना आए, टाइम लगे, वो सब है, लेकिन यही सोच हमारी 15,900 पर भी थी। 15,900, 15,700 की रेंज में वक्त बहुत बिताया बाजार ने, तो हमने बार बार ये कहा कि जब रेंज टूटेगी, एक दिन किसी दिन टूटेगी, उसके पहले 8-10 दिन मौके आपको ट्रेडिंग के दोनों तरफ दे देंगे। और कल भी यही बात थी सुबह भी कि जब रेंज टूटे
तो आप शॉर्ट भी काटिए और डबल लॉन्ग भी करिए। अगर कल आपने वो काम कर दिया तो आज आपके चेहरे पे खुशी होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए, कल भी थी। तो पॉइंट सिंपल है, अब रेंज से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए अगर अब भी आप शॉर्ट हैं, होंगे ही, जितने लॉन्ग है उसके सामने उतने कितने शॉर्ट होते हैं, तभी तो ट्रेड होता है। तो अगर आप शॉर्ट हैं तो 16,025 अब फाइनल स्टॉप लॉस है। उसके बाद और फिर इन्विटेशन का इंतजार मत कीजिए कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये फाइनल स्टॉप लॉस है 16,025। डिसिप्लिन तो चाहिए ना, कहीं कहीं तो लगाना ही पड़ेगा। बैंक निफ्टी वैसे तो 35,850 का था स्टॉप लॉस, कल ट्रिगर हो गया इंट्राडे भी क्लोजिंग में। फिर भी अगर किसी ने रखी हुई है शॉर्ट्स अपनी, 36,100 डन, फाइनल स्टॉप लॉस 36,100 इंट्राडे और क्लोजिंग। जो आपकी पोजीशन है, आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो 36,100 के नीचे ऊपर बंद होने दें, और इंट्राडे में ही आपको रखता है तो फिर कई बार क्या होता है कि इंट्राडे में एक बार जैसे 36,100 पार किया, समझो कोई बहुत बड़ी तेजी आ गई तो, और सीधा 36,300 400 500 हो गया, फिर बंद होते होते 36,200 250 हो गया, तो फिर आपके लिए रिस्क बढ़ जाती है। तो आप अपनी रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस का कोई परमानेंट फॉर्मूला नहीं है। स्टॉप लॉस हर एक के लिए वो क्या बोलता है, टेलर मेड है, इंडिविजुअल है। आपकी किस लेवल की शॉर्ट है, कितनी ताकत है नुकसान भरने की, कितना खड़ा रह सकते हैं, उस हिसाब से आपको देखना है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया दीप आपके लिए स्टॉप लॉस निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, दोनों ही हो गए ना, हाँ दोनों हो गए, लॉन्ग और शॉर्ट पे जी। बिल्कुल सर, तो 16,000 के ऊपर की बात चल रही है, 36,000 के ऊपर बैंक निफ्टी पर बात चल रही है। अब बताइए सर, नई पोजीशंस के लिए क्या करना है? नई पोजीशंस के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं निफ्टी पर 15,800 के स्टॉप लॉस के साथ, 15,975, 16,000, 16,025 और 16,075। ये हैं वो सारे टारगेट्स जिसके लिए करनी है आपको खरीदारी। 16,075, 16,100 के आसपास जाने की कोशिश हो सकती है। ये टारगेट ऊपर के मैंने अंदाज से दिए। एग्रेसिव ट्रेडर हैं और आपको बेचना ही है तो स्टिक स्टॉप लॉस 16,025 का रखें। 16,025 का स्टॉप लॉस है, बेचना है तो वो स्टॉप लॉस रख के बेचिए। उसके ऊपर निकले तो शॉर्ट भी काट लीजिए और फ्रेश लॉन्ग भी बना लीजिए। 15,880, 15,860, 15,820, 775 और 750 ये सारे टारगेट हैं जिसके लिए आपको निफ्टी में करनी है बिकवाली। बैंक निफ्टी खरीदना है आपको, 35,550 का आपका स्टॉप लॉस होगा। ऊपर का पहला टारगेट 36,000, 36,050, 36,100, ये छोटे टारगेट है। 100 से 200 पॉइंट ऊपर के, 35,900 पर आप बंद हुए, 100 से 200 पॉइंट ऊपर के टारगेट है 36,000, 36,100। ऊपर की तरफ का टारगेट है 36,225, 36,325, 36,400 और 36,475। ये वो सारे टारगेट हैं जिनके लिए करनी है आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी को, अब सवाल ये कि शॉर्ट कहां करें। 36,000 के ऊपर निकलकर टिका तो थोड़ी तेजी बनेगी। 36,100 आखिरी बाधा है, उसे पार किया। जैसे एक बाधा तो आपने पार कर दी 35,800 वाली, करेक्ट। सेम निफ्टी में भी एक बाधा आपने पार कर ली 15,915 की, तो ये तो होगी। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, वो आपने एक स्पीड ब्रेकर पार किया, दूसरा वापस आ गया, बैक टू बैक, है ना। तो ये दूसरा वाला तुरंत ही आ गया 36,000, 36,100 का, और निफ्टी पे भी 16,000 के आसपास का आ गया। तो दो स्पीड ब्रेकर बैक टू बैक है। तो जैसे आप 36,100 को पार करेंगे फिर आपके लिए हाईवे खुला हुआ है, और निफ्टी में जैसे 16,025, 16,050 पार करेंगे फिर आपके लिए हाईवे खुला हुआ है, ठीक है ना। सो फिर आपके स्पीड ब्रेकर ना आए, ना स्पीड ब्रेकर आएंगे, ना सिग्नल आएंगे, फिर आप आराम से ड्राइव करिए। तो इसके ऊपर आपको बेचना है तो फिर आपको इंतजार करना है। अगर ये लेवल आए तो ठीक, नहीं आए तो आपका क्या गया 36,325, 36,475 दूर के लेवल है, 400-500 पॉइंट दूर है। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो छोड़ दीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको शॉर्ट करनी है, वहां पर आए तो करिएगा। 36,600 और स्टॉप लॉस भी दूर दे रहा हूं। 36,600 का टारगेट बनेगा आपका 36,225, 36,100, 36,000, 35,900, 35,825। दैट्स इट। ये सारे टारगेट के लिए करनी है आपको दीप बिकवाली, अगर ऊपर में करना चाहते हैं तो। सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच ज्यादा कंफर्ट कहां पर है, या फिर दोनों ही साथ में चलेंगे? बैंक निफ्टी पे ज्यादा है क्यों? अच्छा, उसका रीजन भी बताता हूं। निफ्टी 16,000 से लगभग 75 पॉइंट दूर है ना, 0.5%।
बैंक निफ्टी 36,000 से, वैसे 36,100 से गिने तो वो भी आधा % के आसपास हो गया। और अगर आप बैंक निफ्टी में 36,100 को गिनते हैं और निफ्टी में 16,025 गिनते हैं कि जिसके ऊपर भरपूर तेजी, तो 100 पॉइंट इधर है, 200 पॉइंट उधर है, लगभग बराबरी का मामला है, लगभग बराबरी का मामला। तो दोनों में से कोई भी पहले कर सकता है। जो अभी तक जो है ना दीप, अपना ये था कि भाई बैंक निफ्टी की लीडरशिप आएगी, ठीक है ना, आपने पिछले 3 दिनों से यही बात कर रहे थे, वो आ गई। बैंक निफ्टी ने पहले ब्रेकआउट दिया क्लोजिंग बेसिस पे, कल इंट्राडे भी दे दिया, ठीक है, लेकिन निफ्टी ने भी कल इंट्राडे और क्लोजिंग दिया। तो अब हो सकता है वापस कमान निफ्टी के पास आए, लगभग बराबरी का मामला है, दोनों ही साथ साथ में चल सकते हैं। और अगर दोनों साथ चलने में फिर एक ऑप्शन हो आपके पास क्या लेना चाहिए या कहां रहना चाहिए, तो फिर वो बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी ज्यादा होता है, क्योंकि निफ्टी ब्रॉड बेस है और उसे बचाने के लिए कोई न कोई आ जाता है। अगर समझो कभी आईटी, कभी मेटल, कभी बैंक्स, कभी एफएमसीजी, कभी कोई और, तो उस हिसाब से दोनों ही चलेंगे, निफ्टी पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये है आपके लिए आज का पूरा सेटअप और इंपॉर्टेंट लेवल्स। बैन लिस्ट में कोई बदलाव नहीं है सर, 8 स्टॉक्स बैन में थे, 8 स्टॉक्स बने हुए हैं, आईबी हाउसिंग, ग्रैन्यूल्स, वोडाफोन आइडिया, नाल्को, पीएनबी, एनएमडीसी, सेल और सन टीवी। फंड्स का डेटा समझाएं सर, कल जो एक्शन हुआ थोड़ी कैश में बिकवा ली है, बट वापस स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में हल्की खरीदारी, हालांकि एक्सपायरी का दिन था, कैसे देखें? फंड्स के डेटा ठीक है दीप, एक्सपायरी के लिहाज से हल्के फुल्के एडजस्टमेंट के साथ में 265 करोड़ की बिकवाली कोई खास नहीं है। उसके सामने 705 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं, 153 करोड़ के स्टॉक्स खरीदे, तो आंकड़े अच्छे हैं, वैसे तो पॉजिटिव साइड पर हैं, लेकिन मैंने न्यूट्रल इसलिए लिखा क्योंकि कल के आंकड़ों में थोड़ा एक्सपायरी का भी एडजस्टमेंट है, वीकली एक्सपायरी का। घरेलू फंड ने 440 करोड़ की खरीदारी की है, तो उनके आंकड़े भी ठीक है, बुरे नहीं है। तो ये 2 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी। अब आइए डेटा जो एफएनओ के 15,800 और 16,000, ये अब आपके लिए रेंज होनी चाहिए निफ्टी पर। और क्यों? क्योंकि 15,800 के पुट पर 26 लाख शेयर हैं, उसमें से 17 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, ठीक है। अब 15,900 पर भी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बनाए, 24 लाख शेयरों का, लगभग बराबरी वाला मामला है। तो आपको कमजोरी 15,900 के नीचे से ही गिननी है। जब तक 15,900 ना टूटे तब तक तो आप बिल्कुल सोचो भी मत, 20-25 पॉइंट नीचे भी आ जाए तब भी आपको दिमाग ही नहीं लगाना कि कमजोर है। इनफैक्ट 15,890 880 के बाद ही कमजोरी का पहला संकेत आएगा। ऊपर की तरफ 16,000 हल्की रुकावट का लेवल है, बड़ा नहीं है, सिर्फ 20 लाख शेयर है जो ज्यादा नहीं है। और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इस वीकली सीरीज की शुरुआत में सीधा 16,200 पर है, तो 16,000 के आसपास हल्की रुकावट है, 15,800 के आसपास अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 15,900 मेक और ब्रेक लेवल है। बैंक निफ्टी डेटा बेहद कम है, 35,500 मजबूत सपोर्ट है, 36,000 के कॉल्स पर 8 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, उसे पार आज कर ही लेंगे, 36,000 पार करने के चांसेस पूरे हैं ही बैंक निफ्टी में, और उसके ऊपर टिकेंगे। डेटा कम है, तो बस सिंपल सी चीज है कि आपके लिए दोनों में रेंज और डेटा जो पहले दिए उन्हीं पर फोकस करना है। क्लियर है सर, तो चलिए रेंज डेटा अच्छे निकल कर आ रहे हैं, नए हाई पर है निफ्टी, देखते हैं आज किस तरह की चाल बाजार की रहेगी। सर इसके साथ ही जो आईपीओ एक्शन है उस पर भी आपकी राय जानना चाहूंगा। जोमैटो आज बंद हो रहा है, सब्सक्रिप्शन बढ़कर आया है, यहां पर आपका व्यू, और जो तत्व चिंतन फार्मा का आईपीओ खुल रहा है आज, उस पर भी कोई राय? जोमेटो दीप, हमारी राय सिंपल है और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, क्यूआईबी से ज्यादा रिटेल, आई मीन एचएनआई से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आया है क्यूआईबी से। बेसिकली वही वाली बात है कि एक अलग तरह का आईपीओ है, आपको ट्राई करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए एक एक लॉट के लिए, कम से कम इस तरह के स्टॉक एक पोर्टफोलियो 15,000 का लॉट साइज है, अलॉटमेंट मिल गया 15,000 के, इसमें आप मैक्सिमम कितना नुकसान कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की नई तरह की कंपनियां हैं, कल को अगर ये मॉडल चल गया, कोई बड़ी कंपनी ने आके अक्वायर कर लिया, या ये खुद ही बहुत बड़े हो गए जो हैं अभी भी, तो कुछ बड़ा हो भी सकता है। तो एक चांस लेना चाहिए, क्योंकि लॉस मेकिंग आईपीओ तो हमेशा डर रहता है कि कब प्रॉफिट करेगा। लेकिन अब ये नई तरीके की जो कंपनियां हैं, जो स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स जिनको हम बोलते हैं, ये आएंगे, ये लॉस मेकिंग रहेंगे और काफी समय तक रह भी सकते हैं। जो हमारी कैलकुलेशन है, कम से कम 3-4 साल तो इनको प्रॉफिट में आने में लगेंगे। लेकिन मार्केट और फंड्स इनमें वो देखकर पैसा नहीं लगाता है। भाई 9,000 करोड़ का आईपीओ तो आप और हम नहीं भी लगाएं तो कोई तो लगा रहा है, भर तो रहा है ना। इसका मतलब क्लियर कट ये है कि बड़े अलग तरह के फंड्स का इनमें इंटरेस्ट होता है। तो आप बहुत एग्रेसिव हुए बगैर आप एक एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग पर पैसा बन जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से लीजिए, तो लगा सकते हैं पैसा हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर्स के साथ। और जहां तक तत्व चिंतन के आईपीओ का सवाल है, दीप पहले आप हमारी रिसर्च टीम से पूरा राय ले लीजिए एक बार उनके खबरों वाले शेयर, और ये मैं आपसे 10 मिनट और दूंगा क्योंकि मुझे कुछ फाइनल टच उसे देना है। तो बस 10 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। तत्व चिंतन का आईपीओ मैं आपको बताने वाला हूं विस्तार से कि उसमें क्या करना चाहिए।
बिल्कुल, तो चलिए तत्व चिंतन के आईपीओ को थोड़ी देर में अपडेट लेते हैं, बट इसके साथ ही नजर रखिए जोमेटो का आईपीओ आज बंद हो रहा है। आइए आपको फिर बताते हैं आज के खबरों वाले शेयर्स। कुशल, देवांशी, मानसी हमारे साथ तैयार हैं और ब्रोकरेज एक्शन के साथ आशीष भी तैयार हैं। चलते हैं स्टॉक्स न्यूज के लिए। सबसे पहले कुशल के पास। गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स। कुशल। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले कैश पे से नंबर्स आने वाले हैं जस्ट डायल और डेल नेटवर्क्स के, यहाँ पर नजर रखिए। साथ ही जस्ट डायल तो नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने पर भी बोर्ड बैठक करने वाला है। सैट में पीएनबी हाउसिंग मामले पर अगली सुनवाई भी आज होने वाली है, तो यहाँ पर भी फोकस रहेगा। साथ ही गोल्ड बॉन्ड की जो चौथी किस्त है उसकी आखिरी तारीख है। इशू प्राइस 4,807 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है। पोस्ट मार्केट नंबर्स आए थे निफ्टी से विप्रो के, यहाँ पर अनुमान से बेहतर साइड पर नंबर्स दिख रहे हैं, बट मार्जिन जो है वो लार्जली इनलाइन रही है। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू गाइडेंस कंपनी ने दर्ज किया है। डॉलर आय देखें तो करीब 9.6% का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 12.2% की कंपनी ने डॉलर आय घोषित की है। साथ ही कंपनी की मार्जिन हमारा अनुमान 17.9% का था, उसके मुकाबले कंसोलिडेटेड मार्जिन जो है 17.3% पर आई है। हालांकि कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ जो है कंपनी की वो 12% क्वार्टर बेसिस पे है। कंपनी का मुनाफा 2700 करोड़ रुपए के अनुमान के मुकाबले 3243 करोड़ आता हुआ दिखा है। तो डेफिनेटली विप्रो जो है एक पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स हम कह सकते हैं यहाँ पर आते हुए नजर आए हैं। एल&टी इन्फोटेक, यहाँ पर ओवरऑल नंबर्स इन लाइन देखने को मिले हैं। डॉलर आय करीब 5.1% बढ़कर 47.02 करोड़ पर आई है। कंपनी की मार्जिन 19.4% से घटकर 16.4 यानी कि 3% का कट यहाँ पर आता हुआ नजर आया। और कंपनी का जो मुनाफा है वो करीब 9% घटकर 497 करोड़ पर रहा है। कंपनी का जो यूटिलाइजेशन दर है वो भी 84.1% पर है, 82.2% के मुकाबले। और कंपनी ने एक स्पेशल डिविडेंड 10 रुपये प्रति शेयर का ऐलान किया है अपनी लिस्टिंग के 5 साल पूरे होने पर। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन नतीजों का रिएक्शन। आईटी से काफी सारे नतीजे आ रहे हैं, कुछ और आईटी अर्निंग्स और खबरें लेकर देवांशी भी तैयार हैं। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताइए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अर्निंग्स पर नजर कर देते हैं दीपांशु। साइंट, इसके नंबर्स थोड़े से मिले जुले आते हुए दिखे। अगर आप तिमाही आधार पर देखें तो इनकी जो रुपए में आय है उसमें 3% तक की गिरावट है। डॉलर आय में 4% तक की गिरावट आते हुए दिखी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इनके मार्जिन देखें तो 10% से बढ़कर इस बार 13% पे आते हुए दिखे हैं। मुनाफे में 11% तक का जंप इस बार आता हुआ दिखा है। तो मिले जुले नंबर साइंट आते हुए दिखे हैं। एंजल ब्रोकिंग, आप देखिए सालाना आधार पर तो एक बड़ा जंप आपको दिखेगा, लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स को देखेंगे तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी जो आय है और मुनाफा है उसमें बढ़त आती हुई दिखी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स में जो आय है वो 13% तक बढ़ती हुई दिखी है। मार्जिन आप देखिए 36.9%, 37% पे मार्जिन कंपनी ने क्लॉक किए हैं। साथ ही इनका जो मुनाफा है उसमें 19% तक की बढ़त तिमाही आधार पर भी आती हुई दिखी है। अगर सालाना आधार पर देखें तो 152% का जंप आपको देखने मिला है। तो शानदार नंबर्स एंजल ब्रोकिंग से। साथ ही एक अपडेट भी है, कंपनी के बोर्ड ने अपना जो नाम है वो चेंज करने की मंजूरी दे दी है। 2 नाम चूज किए हैं, एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड से एंजल वन लिमिटेड, और जो दूसरा नाम है वो एंजल वन फिनटेक है। जो भी रजिस्ट्रेशन से मंजूरी मिलती है वो नाम ये एप्लीकेबल करते हुए दिखेंगे कुछ ही दिनों में। इसके साथ ही टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, इसके भी मिले-जुले नंबर्स आते हुए दिखे हैं। जो कुल है 9% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में 4% तक की बढ़त है। मार्जिन इस बार 31% पे आते हुए दिखे हैं, एकदम फ्लैट 32% के सामने। और जो मुनाफा है उसमें 2.5% तक की गिरावट देखने मिली है। जोमेटो के आईपीओ का अपडेट जैसे कि आपने बात की, लेकिन आप देखिए आज आखिरी दिन है आईपीओ का, लेकिन जो कल आईपीओ भरता हुआ दिखा था वो 4.8 टाइम्स भरता हुआ दिखा था। रिटेल से सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है इनके पास। इसके साथ ही आज तत्व चिंतन फार्मा, इसका जो आईपीओ खुलता हुआ दिखेगा, मैं डिटेल्स बता देती हूँ। 20 जुलाई तक ये इश्यू में आप पैसे लगा सकते हैं। जो प्राइस बैंड है 1073 से 1083 के बीच में है। 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है कंपनी की। और आप देखिए जो फ्रेश इश्यू है इसमें से 225 करोड़ का होता हुआ दिखेगा। एंकर इन्वेस्टर्स से कंपनी ने करीब 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं, तो इस पर भी आपको नजर रखनी होगी। साथ ही आज बीपीसीएल, इसके लिए पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है। आज कंपनी का जो विनिवेश है वो सितंबर अंत तक पूरा होता हुआ दिखेगा।
ये पेट्रोलियम सेक्रेटरी का कहना है। उनके साथ ही ओएनजीसी पर भी आप फोकस करें, क्योंकि जो पेट्रोलियम सेक्रेटरी है उनका ये भी कहना था कि कंपनी ने गैस प्राइस में संशोधन की अर्जी डाल दी है। इस पर सरकार अब नए फॉर्मूला पर विचार करती हुई दिखेगी। बीएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड ये एक नई सब्सिडरी कंपनी ने फॉर्म की है, जिसमें उनके पास जितनी भी लैंड है वो कंपनी इसमें ट्रांसफर करती हुई दिखेगी। इससे वैल्यूएशंस आसान हो जाएंगे और इसी से इनकी जो जितनी भी जमीन है उनको असेट मोनेटाइज करने में काफी मदद मिलती हुई दिखेगी। तो इस स्टॉक पर आज भी आपको फोकस करके चलना है। बिल्कुल, जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगती हुई दिख रही है बीईएमएल। हमने पहले आपको बता दिया था कि लैंड एसेट मोनेटाइजेशन के लिए एक सेपरेट कंपनी का गठन किया जाएगा, सेपरेट सब्सिडरी कंपनी ने बना दी है। तो इसके विनिवेश की तरफ भी एक अहम कदम और साथ ही बीपीसीएल पर भी रखनी है आपको नजर। आइए मानसी से भी जानते हैं कुछ और खबरों वाले शेयर्स। गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। बंधन बैंक कंपनी का Q1 बिजनेस अपडेट आया है। लोन्स एंड एडवांसेस में करीब 8% की बढ़ोतरी सालाना आधार पर देखने को मिली है। वहीं टोटल डिपॉजिट्स 28% बढ़ते हुए दिखे हैं। कासा रेशियो 37.1% से 42.9% पर जाता दिखा है और कंपनी की जून की बैंक कलेक्शन एफिशिएंसी जो है 80% रही है। IRB इंफ्रा आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने IPATRL यानी कि IRB पठानकोट टोल रोड लिमिटेड के हक में फैसला सुनाया है। दरअसल IPATRL ने NHAI के खिलाफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स दायर की थी और कंपनी को 252 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। ये अब फैसला निकल कर आता हुआ दिखा है, जिसके चलते IRB इंफ्रा पर नजर रखनी चाहिए। सेंचुरी टेक्सटाइल पर ध्यान रखिए। मैनमेड सेल्यूलोसिक फाइबर यानी कि MMCF निट फैब्रिक्स बनाने के लिए कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर बनाया है। ग्रासिम के साथ मिलकर 50-50 पार्टनरशिप और बिरला एडवांस निट प्राइवेट लिमिटेड नाम से जॉइंट वेंचर यहां पर बनाया गया है। इसके अलावा एक और खबर है, MP में सेंचुरी यार्न और सेंचुरी डेनिम यूनिट्स को 62 करोड़ में बेचा गया है। तो ये दोनों खबरों के चलते सेंचुरी टेक्सटाइल पर नजर रखनी चाहिए। रियल एस्टेट स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, क्योंकि ज्यादातर रियल एस्टेट कंपनियों ने अपने प्रोजेक्ट्स के दाम जो हैं 2% से 10% तक बढ़ाए हैं। कच्चे माल की कीमतें जो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, इन्हीं के चलते यहाँ पर प्राइस इंक्रीज देखने को मिला है और नए प्रोजेक्ट्स के दाम जो हैं पर्टिकुलरली वो बढ़ाए गए हैं। CL एडु के 3 अगस्त को शेयर विभाजन पर एक बोर्ड बैठक होगी और अंत में रिलायंस इंफ्रा को करीब 60 करोड़ शेयर्स जारी किए हैं। रिलायंस इंफ्रा को 73 करोड़ वारंट्स भी जारी किए गए हैं, जिसके चलते रिलायंस पावर यहां पर फोकस में रहेगा। बिल्कुल, तो फंड रेजिंग रिलायंस पावर की तरफ से आती हुई दिख रही है। साथ ही रियल एस्टेट इंटरेस्टिंग खबर है, दाम बढ़ा रहे हैं नए प्रोजेक्ट्स के लिए, जिस तरह से रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहे हैं। देखते हैं ब्रोकरेजेस का आज क्या व्यू है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए, विप्रो अच्छे नतीजों के बाद किसी ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट तो सबने बढ़ाए, लेकिन रेटिंग किसी ने अपग्रेड नहीं की। सिटी देखिए खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 615 से बढ़ाकर 655 कर दिया है। 576 जो है कल की क्लोजिंग है। वहीं क्रेडिट स्विस अगर आप देखें तो न्यूट्रल किराए दे रहे हैं और इन्होंने भी जो लक्ष्य है 500 से बढ़ाकर 575 कर दिया। करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही है। सीएलए से अभी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लेकिन लक्ष्य जो है 540 से बढ़ाकर 560 कर दिया है। कमेंट्री अगर आप पढ़ के देखें तो सबकी पॉजिटिव ही है। सीएलए से मान रहे कि कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ के लिहाज से अगर आप देखें तो इनके अनुमान और साथ ही साथ जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है उससे काफ़ी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला था और अच्छे नतीजे हैं हर लिहाज से। अगर आप देखें तो ऑर्डर बुक है, मार्जिन के लिहाज से भी अगर आप देखें तो सभी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो है थम्स अप ही मिलते हुए नजर आए। L&T इन्फोटेक यहाँ पर भी आज नतीजों का असर देखने को मिलेगा। मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 4,550 रुपये के लक्ष्य के लिए। 4,417 के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है। साइंट यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, केवल 700 रुपये का लक्ष्य दिया है। 947 कल की क्लोजिंग है। मान रहे कि इंडस्ट्री के अन्य प्लेयर्स के मुकाबले अगर आप देखें तो प्रदर्शन कुछ खास देखने को नहीं मिला। इसके चलते अगर आप देखें तो उन्होंने टारगेट प्राइस भी इंक्रीज नहीं किया और रेटिंग में भी कोई बदलाव नहीं है। अंत में बंधन बैंक यहाँ पर नजर रखिएगा। क्वार्टरली अपडेट्स के बाद सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 320 कल की क्लोजिंग है, 300 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं और मान रहे कि कलेक्शन एफिशिएंसी के लिहाज से अगर आप देखें तो तिमाही काफ़ी कमजोर देखने को मिली है और लोन्स बुक भी जो है इनकी तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें तो थोड़ी सी गिरावट आई है, जिसके चलते देखिए अंडर परफॉर्म की रेटिंग को उन्होंने बरकरार रखा है और करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य दिया है।
ओके, तो ये है आपके लिए सारी रिपोर्ट्स आज के सेशन में इंटरेस्टिंग आती दिख रही है। बंधन बैंक पर 300 रुपए के नीचे के टारगेट। आइए करते हैं शुरुआत पिक ऑफ द डे के साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार। सुप्रभात, करिए शुरुआत बंसल जी। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। और अनिल जी, मेरा जो पिक ऑफ द डे है वो है मजडॉक, जिसका सिंबल मजडॉक है। पूरा नाम मजगांव डॉक शिपयार्ड है। इस पर खरीदारी की राय है। थोड़े से बड़े स्टॉप लॉस हैं, मतलब कि आज के लिए नहीं, 2-3 दिन का नजरिया बनाए। 250 का स्टॉप लॉस लगाना है और 279 280 के टारगेट के लिए मजडॉक पर खरीदारी की राय है। इनको दो अलग अलग टारगेट माने या एक ही मान ले, 279 और 280 को बंसल जी? नहीं अनिल जी, एक ही। अनिल जी आप इसको एक, अनिल जी अगर ये 277 भी चला गया तो भी मैं टारगेट अचीव मानूंगा, तो एक ही टारगेट माने। ओके, बंसल जी पहले से ही ग्रेस मार्क की तैयारी में है। 2 से 3 अंकों का ग्रेस मार्क बंसल जी को चाहिए। और अगर 279 280 है तो आप 279 हाफ का भी टारगेट मानकर चल सकते हैं। खरीदारी करने की राय मजगांव डॉक पे। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपको कौन सा शेयर पसंद है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मुझे खरीदारी करनी है सेंचुरी टेक्सटाइल्स में, जिसके अभी शायद चर्चा भी हो रही थी। जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है और तेजी बन रही है रियल एस्टेट काउंटर्स में। इसको भी रियल एस्टेट में ही इसकी गणना होनी चाहिए। तो मुझे लगता है अनिल जी कि 740 और 760 दो टारगेट्स है, 740 760 जिसके लिए बाय करें। और कल का जो डे लो है 695, इस पर एक स्टॉप लॉस रख लें। तो 695 का स्टॉप लॉस, 740 760 के टारगेट के लिए सेंचुरी टेक्सटाइल्स में खरीदारी कराएं। इसकी गणना का सही तरीका मैं आपको बताता हूं कुणाल जी। जब रियल एस्टेट शेयर चल रहे हो तो इसको आप रियल एस्टेट में गिन लिया करो, और जब टेक्सटाइल शेयर चल रहे हो तो इसको टेक्सटाइल में गिन लिया करो। आपका दोनों तरफ काम हो जाएगा और स्टॉक चलता रहेगा, आपके टारगेट हासिल कर देगा। ये काम बढ़िया रहेगा। तो अपनी सुविधा के हिसाब से थोड़े है ना अलग एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो आज रियल एस्टेट चलने का बारी है तो सेंचुरी टेक्सटाइल रियल एस्टेट है, और बाकी मुझे टेक्सटाइल तो पसंद है, इसलिए भी जी। मैं आपके साथ हूं। सच बिल्कुल, दोनों चल रहे नहीं, दोनों भाग रहे हैं। आइए कौन सा स्टॉक भागे? आज सचिन जी हमारे साथ। क्या आज तो सब लोग कलरफुल है, एकदम रंग बिरंगे। तो सचिन जी जरा आपका भी पिक बताइए। आपके स्टॉक भी बड़ी तेज दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं, वो अरविंद स्मार्ट स्पेस और साइंट और क्या क्या सारे के सारे दौड़ लगा रहे हैं। बताएं सर, क्या है आपके लिए आपकी आज की पिक? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मुझे लग रहा है जिस तरीके से आईटी में मोमेंटम रहा है, कल के सत्र में तो काफ़ी डायनामिक मूव्स थे पूरे आईटी पैक में। तो मुझे लग रहा है ये डायनामिज्म अगले कुछ दिनों के लिए कंटिन्यूड रहना चाहिए। मैंने जो चूज़ किया है आज के सत्र के लिए वो है HCL टेक, जिसका जिक्र हमने कल के दोपहर के शो में भी किया था। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, अगर इसको मंथली या वीकली चार्ट पे देखें तो लगभग 27 हफ्ते का एक कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर्मेशन था, जिसे हम ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बोलते हैं। एंड डेली चार्ट पे जिस तरीके से वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट हुआ है, लगभग अपने एवरेज डेली वॉल्यूम्स जितने होते हैं उससे 5 गुना वॉल्यूम्स पे ये ब्रेकआउट हुआ है। तो मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी तेज होना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है 1105 के आसपास के मुझे लग रहा है स्विंग्स बनने चाहिए। तो अभी भी खरीदारी करनी है HCL टेक इस पर्टिकुलर काउंटर में। 1000 के आसपास का एक बैरियर था, वो काफी कॉन्फिडेंटली इसने ब्रेक किया था। तो मुझे लग रहा है उसके नीचे तो क्लोजिंग अभी आनी नहीं चाहिए जल्दी। सो 1010 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये पोजीशन होल्ड करनी है 1100 के लक्ष्य के लिए। ओके, 1100 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। ये है राय आपके लिए HCL टेक में खरीदारी की। कल HCL टेक पिक ऑफ द डे किसने दिया था सुबह सुबह, और बड़ा तेजी से दौड़ लगाता हुआ नजर आया था। हाँ, कल गजब की तेजी HCL टेक में होती हुई दिखी थी। बहुत ही बढ़िया स्टॉक ये का। हाँ, राजेश पालिया साहब ने कल 1000 रुपये में खरीदारी करने की राय दी थी। पहली पिक थी बाजार खुलने के बाद की। आइए सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ है। सिद्धार्थ जी नमस्कार सर, बताइए आपको कौन सा शेयर पसंद है? सुप्रभात अनिल जी और सभी को। आज जो डबल धमाका शेयर लाया हूं, और डबल धमाका इसीलिए है क्योंकि एक ही स्पेस से दो कंपनियां लेके आए हैं, और उसमें एक कंपनी अनिल जी ऐसी है जो काफी बड़ी नींद करने के बाद अब खड़ा हुआ है। तो ये जो स्पेस है ये है कैपिटल गुड्स इंफ्रा स्पेस, और मुझे लगता है कि इसमें से जो नींद करके पूरा खड़ा हुआ है वो स्टॉक है L&T। L&T जो
मेरा तो हमेशा से फेवरेट रहा है। लार्सन एंड टुब्रो पे खरीदारी की राय है। बहुत ही इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स और अच्छे रिजल्ट्स, 50,000 करोड़ का Q4 में ऑर्डर बुक। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो रेवेन्यू 17% और 32% का मुनाफा की ग्रोथ जो Q4 में देखा गया। L&T अच्छा कर सकता है यहां से, हालांकि हमारा टारगेट इन्वेस्टमेंट का 1812 का है। और जैसे ही मैंने कहा डबल धमाका, यही स्पेस से और एक कंपनी लेके आया हूं और लेके चलूंगा आपको जर्मनी, और ये स्टॉक है सीमेंस। सीमेंस पे खरीदारी की राय है, जर्मन पेरेंटेज है, और सीमेंस पे खरीदारी की राय है। कैपिटल गुड्स की कंपनी, इलेक्ट्रिकल मोटर्स बनाती है और मार्जिन्स बेटर होते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी कैपिटल गुड्स स्पेस में, इसमें भी खरीदारी की राय होगी 2388 के टारगेट के लिए। ओके, 2388 के टारगेट के लिए सीमेंस में खरीदारी करने की राय है और 2033 का अभी चल रहा है भाव। L&T पर 1794 के पहले टारगेट थे, वो टारगेट रिवाइज हो गए सिद्धार्थ जी, बढ़ गए? जी बिल्कुल अनिल जी, आपको एकदम टारगेट, समय, मौका सब याद है। अच्छा, एक चीज और भी याद है बार बार, मतलब बाकी तो जैसे ये याद है तो मुझे अच्छी खुशी हुई कि मुझे याद है कि पहले आपने 1794 का दिया था, बड़ा है। लेकिन एक चीज और बार बार जो मुझे याद आती है उसमें मुझे बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। आप कहे तो बता दूं, और तकलीफ इस बात की, बार बार आप कहते हैं कि आपको जर्मनी ले चलेंगे, यहाँ पर सब पासपोर्ट बना के तैयार करके, सब मतलब सब कुछ कपड़े वपड़े जमा के तैयार रखे, कब ले जाएंगे, कब? मतलब ये सवाल है। और सब लोग देखो मुंह देख रहे हैं कि कभी तो सिद्धार्थ जी ले जाएंगे, प्लान कब है? अनिल जी, वो तीसरी वेव का सब इंतजार करके बैठे हुए हैं, तो अभी कोई प्लान नहीं कर रहे हैं। एक बार तीसरी वेव का जो अटकलें हैं वो निकल जाए तो उसके बाद जर्मनी सीधा हम लोग एयरपोर्ट से निकल ही जाएंगे। वो तो आप है ना यश चोपड़ा जी की तरह हैं बिल्कुल, कि भाई यहीं से पिक्चर में स्विट्जरलैंड दिखा दो तो वो ना स्विट्जरलैंड जा पाए ना जा पाए, उनकी मूवीज में गाने जरूर होते हैं। सेम आपका भी यही हाल है, जर्मनी ले जाए ना ले जाए, जर्मनी वाले स्टॉक रिकमेंड करके फील कर लो कि जर्मनी ले जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, सिद्धार्थ जी का जैसा भी जहां भी ले जाए सिद्धार्थ जी, हम तैयार हैं। आइए कुछ और स्टॉक्स तैयार है आज एक्शन में। विप्रो, सिद्धार्थ जी कैसे देख रहे हैं रिजल्ट्स को और क्या कुछ एक्शन हो सकता है? उम्मीद के मुताबिक दिख रहे हैं, गाइडेंस हर IT कंपनी का ठीक आता दिख रहा है। विप्रो, क्या प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना अच्छे रनअप के बाद या मजबूत नतीजे? मैं मानता हूं अनिल जी मजबूत नतीजे हैं, स्टॉक में बना रहना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, अगर आ गई तो ये खरीदारी का मौका होगा, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है TCS से, मैं मानता हूं TCS के बाद इन्फोसिस के अच्छे गाइडेंस और अब विप्रो, ये पूरा ही स्पेस बहुत स्ट्रांग है, छोड़ना नहीं है ये सारे स्टॉक्स को। अभी भी HCL, टेक महिंद्रा, ये जो स्टॉक कंपनियां हैं ये स्पेस की बहुत मजबूत हो सकती है, तो बिल्कुल बने रहना है। ओके, विप्रो में बिल्कुल बने रहे, डरिए घबराइए मत। एक और स्टॉक है जिस पर राय लेनी है सचिन जी, BEML, जिस एक्सक्लूसिव खबर की बात हम कर रहे थे माफ कीजिएगा, कल वो अहम मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में एक बड़ा फैसला हुआ है। BEML में जो लैंड एसेट्स है उनको मोनेटाइज करने के लिए आज से एक सेपरेट कंपनी बनाने की बात कही है, और ये एक अलग कंपनी बनेगी और इस कंपनी में अब BEML की एसेट्स वहाँ पर जो भी मोनेटाइज करनी है, जैसे भी उनसे पैसे आने हैं वो आएगा। ये एक बड़ा डेवलपमेंट कल की मीटिंग में होता हुआ दिखा है, जिसका इंतजार था, तो बड़ा डेवलपमेंट आता हुआ भी दिख रहा है। यानी कि अब आगे चलते हुए काफ़ी कुछ एक्शन इस पर होगा। BEML लैंड एसेट्स लिमिटेड, ये है कंपनी का नया नाम, और इसमें जो भी सरप्लस लैंड है वो इस कंपनी में जाएगी। BEML 1323 पर कल बंद हुआ है। सचिन जी चार्ट देखिए, बताइए। अनिल जी, यहाँ पर लॉन्ग टर्म टारगेट्स तो ऑलरेडी इंटैक्ट है। 1800 के आसपास की हमने बात की है SPL मिड कैप शो में। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, जब तक 1230 के नीचे क्लोजिंग एस्टेब्लिश नहीं होती तब तक ये स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होगा ऑन द हायर साइड। मुझे लग रहा है जिस तरीके से हाल फिलहाल में एक कंसोलिडेशन हुआ है, उसका ब्रेकआउट लगभग अराउंड 1400 के आसपास का है। तो जैसे ये लेवल ट्रिगर हो जाता है, मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी अपमूव यहाँ पर अनलॉक होनी चाहिए। इंटरमीडिएट टारगेट में यही देख रहा हूँ कि अराउंड 1560 1565 का होगा, बट पोजिशनली टारगेट 1800 का ही होना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 1220 का ऑन क्लोजिंग बेसिस है। अभी भी खरीदारी करने के मौके ढूंढे BEML में।
ओके, तो यह है आपके लिए राय। BEML पर भी जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगती हुई दिखी है, जिस तरह से अब लैंड एसेट मोनेटाइजेशन के लिए एक सेपरेट सब्सिडरी को बना दिया गया है। L&T इन्फोटेक, इस पर भी राय ले लेते हैं, क्योंकि ये भी कल एक्शन में था नतीजों से पहले, और नतीजे तो काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे हैं कंपनी की तरफ से। हाईएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ इन अ लॉन्ग टाइम कंपनी ने दिखाया है, बेस्ट रेवेन्यू ग्रोथ बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर आप देखें। L&T इन्फोटेक, बंसल जी चार्ट पर राय दें अपनी। देखिए दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। कल के सत्र में देखें तो एक अपमूव भी यहाँ पे देखने को मिला था, बट मेरी दीपांशु यहाँ पर इन स्तरों पे खरीदारी की राय नहीं होगी। निवेश वाला स्टॉक है, करेक्शन पर यहाँ पर खरीदारी की राय होगी, इन स्तरों पे खरीदने की राय नहीं होगी। ओके, तो इन स्तरों पर अब खरीदने की राय नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक दमदार तेजी आ चुकी है आईटी काउंटर्स में और इस स्टॉक में पर्टिकुलरली नतीजों के पहले। पर देखते हैं आज नतीजों के बाद कैसा रिएक्शन।